ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर में बेसिकली अपने को जो भी सोर्सेस ऑफ फंड्स है, कैपिटल है, मुझे उसके कॉस्ट निकालने हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर सबसे पहले अपन ने शुरू किया केडी से। तो केडी का कॉस्ट डिपेंड करता है कि तुम्हारा यन है कि नहीं है। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर यन के रिलेटेड डेटा नहीं है, मतलब वो इरेडीमेबल है। इरेडीमेबल अगर है तो इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट। क्यों करते हैं अपन वन माइनस टैक्स? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, तुम्हारे टैक्स को कम करता है, इसलिए वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नाउ व्हाट द हेल इज नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड मतलब इशू करके कितने पैसे आए, या फिर आज के तारीख में शेयर मार्केट का प्राइस। अगर तुमको दिया है कि आज के तारीख में क्या प्राइस है, शेयर मार्केट का प्राइस, वो नेट प्रोसीड होता है। इशू हो सकता है, या फिर इशू प्राइस minus flotation cost. And what is flotation cost? Issue एक्सपेंसेस। तो इशू एक्सपेंसेस माइनस करके, सपोज 100 रुपए एट पार पे इशू किया है, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए है, तो 100 माइनस 4 96 तुमने नेट प्रोसीड्स लेने चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इन द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2। तो इससे मिलेगा। नाउ व्हाट द हेल इज RV? RV इज रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, उसको मैं RV बोलूंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एट पार अजम्पशन करूंगा, या फिर जो भी दिया रहेगा वो। RV माइनस NP बाई N, ऐसा क्यों लिया अपन ने? सपोज मैंने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया 100 पे, रिडम्पशन 150 पे करने वाला हूं, 50 रुपए जो मेरी कॉस्ट है वो 1 साल की नहीं है, 5 साल की है, तो डिवाइडेड बाय में N करके 5 साल में बांट दूंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला है तुम्हारा। यहां पे लेते समय एक एक्सीडेंटल एरिया जो बच्चे करते हैं, कौन सा? ये इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है मैंने, इंटरेस्ट लिखा है। इंटरेस्ट मतलब अमाउंट लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 500 और इंटरेस्ट रेट दिया है तुम्हारा 12%। तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि ये 12 इधर लिख देते हैं, जबकि 12 नहीं लिखना है तुमको। 12% ऑफ 500 60 लिखना है, ये तुमको एक्सीडेंटल एरिया है तुम्हारा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तुमने 12 के जगह 60 लिख देने का है, और ये माइनस टैक्स रेट 30% 40% जो भी रहेगा। अगर क्वेश्चन ने ऐसा लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैन बी रिडीम, अमोर्टाइज, ऐसे कुछ वर्ड यूज हुए, तो ये क्या है? एज पर इनकम टैक्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके वजह से उसका टैक्स में तुमको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। पर क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ डेटा देता है तो इसको भी 1 माइनस टैक्स रेट कर सकते हो, बट क्वेश्चन में वैसा डेटा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इतना ही फॉर्मूला है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के रिलेटेड इतना ही है। अभी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल इरिडीमेबल कैसा डिसाइड करेंगे? अगर क्वेश्चन ने यन दिया है तो रिडीमेबल, नहीं दिया है इरिडीमेबल। तो इसके अलावा भी केडी निकालने के 2-3 तरीके हैं, जो मॉड्यूल में एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और मैंने नोट्स में हट के बोल के तुमको दिए हैं। उसमें कहता है YTM मॉडल। YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी इज नथिंग बट तुम्हारा IRR मेथड। ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7 में तुमको डिटेल में हो जाएगा, फिर भी मैं इधर शॉर्ट में बताता हूँ। तुमको यहाँ पे लिखने का है ईयर की स्टार्टिंग में, ईयर में कितना इशू हुआ। तो सपोज इशू प्राइस है 110, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5, तो 105 रुपए गए, ऐसा पकड़ो। 1 से 10 साल लाइफ है, तो तुमको कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो सपोज इंटरेस्ट है 10%, तो 10 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। एंड 10वें साल के अंदर रिडम्पशन हो जाएगा, तो रिडम्पशन होके सपोज 150 रुपए मिलने वाले, तो 150। तो अभी मुझे ये जानने का कि इसका कॉस्ट कितना है। इसका इंटरेस्ट रेट 10% था, तो एक तो इसका कॉस्ट जो है वो 10 के आसपास ही होना चाहिए, ऐसा कुछ टैक्स रेट नहीं है तो अभी 10 के आसपास कैसे? एग्जाम के अंदर तुमको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एग्जामिनर खुद तुमको परसेंटेज दे देगा। ठीक है,
तो एक बार तुम मेरे ख्याल से ऐसा पकड़ते हैं अपन कि एक बार 10 से करके देखेंगे, एक बार 12 से करके देखेंगे। तो ऐसा करने के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर तुमको ढूंढना पड़ेगा 10% से। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये क्या होते हैं? आईआरआर मेथड के हिसाब से तुम सॉल्व करो, तुमको तब मिल जाएगा। एक जगह पॉजिटिव नंबर आएगा, एक जगह निगेटिव एनपीवी आएगा। तो फिर आईआरआर मेथड के हिसाब से, आईआरआर मेथड के हिसाब से स्टार्टिंग का रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस निगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस। तो इससे तुमको जो नंबर मिलेगा ये होगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सेम विद द प्रेफरेंशियल, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है, सिर्फ विद इंटरेस्ट की जगह तुमको डिविडेंड करना है, और उसको ही वाईटीएम मॉडल बोलते हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी, तो यील्ड टू मैच्योरिटी की उस फॉर्मूले से तुम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के 3 फॉर्मूलेस हो गए, एक रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, फिर उसके बाद अपन आए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियस। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल में भी सेम है। अगर इरिडीमेबल यन नहीं है, यन नहीं है, रिडीमेबल, रिडीमेबल यन है, इरिडीमेबल यन नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स, और यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय यन, आरवी प्लस एनपी बाय 2। ये डिपेंड करता कि तुमको यन दिया है या नहीं दिया है। एग्जैक्टली सेम एज डिबेंचर के जैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ इंटरेस्ट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट की जगह तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड वर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको भी वाईटीएम मॉडल से निकाल सकते हैं, जो कि आईआरआर मेथड है। चैप्टर 7 के बाद तुमको और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के बाद अपन आए थे इक्विटी। इक्विटी के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इशू क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर को एग्जैक्टली क्या चाहिए यही पता नहीं है। तो इसके लिए अपन ने सोचा कि उसको किसी को डिविडेंड चाहिए, किसी को अर्निंग्स चाहिए, किसी को यील्ड चाहिए। ओके, तो डिविडेंड अगर चाहिए, डिविडेंड चाहिए तो उसमें भी एक है कांस्टेंट एंड ग्रोइंग। अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो के ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाय पी जीरो इंटू 100, या फिर ग्रोइंग अगर है D1 बाय पी जीरो प्लस जी होल इंटू 100। नाउ यहाँ पे D1 तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि D1 मतलब अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला है डिविडेंड जस्ट पेड, तो भी वो D0 होता है। पिछले साल का है D0, आने वाला है एक्सपेक्टेड जैसे बोला वो D1 बन जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने बोला जस्ट पेड, तो तुमको D1 कैसे मिलेगा, D0 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस जी, ऐसा करके तुमको D1 मिल जाएगा। तो सेम एग्जैक्टली जैसा डिविडेंड का है वैसा है अर्निंग का है, E बाय पी जीरो इंटू 100 या E1 बाय पी जीरो प्लस जी होल इंटू 100 करके तुमको मिल जाएगा। तो डिविडेंड एंड अर्निंग का अलग कुछ नहीं है, सिर्फ डी की जगह ई को रिप्लेस करना है। अब ये जी कैसे निकालते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ने दिया रहेगा, पर हटके कौन से क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें भी तुमको जी भी ढूंढना पड़ता है। ग्रोथ रेट कैसा देंगे, तो तुमको डिविडेंड दिए रहेंगे, डिविडेंड दिए रहेंगे। सपोज तुमको डिविडेंड दिया है 2010 का एंड 2017 का, ऐसे 2010 और 2017 तक के 7 साल के दिए है, दो ही दिए, 2010 का दिया है 10 और 2017 का दिया है सपोज 16 रुपए। अब मुझे ये जानने का है कि ग्रोथ रेट क्या है, तो तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेस टू एन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड 16, प्रेजेंट वैल्यू 10, आय पता नहीं। अभी ये एक्सीडेंटल एरिया है, 10वें साल का और 17वें साल के इसके अंदर कितने साल है, 7, तो ग्रो होने को सिर्फ 6 ही बार मिला रहेगा। तो यहां पे तुमको 6 लेना है, डिफरेंस माइनस 1, तो करो 1.6 का 6th रूट। सब कुछ करके
8.14। तो एग्जाम में तुमको ग्रोथ रेट दिया ही रहेगा, अगर इनकेस नहीं दिया तो तुम इस मेथड से ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। तो ग्रोथ रेट निकाल के D0 से D1 भी निकाल सकते हो ये सब। यील्ड मेथड में क्या है, KE इज इक्वल टू, तो शेयर होल्डर दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, एक तो तुमसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है एंड प्राइस में इंक्रीज, तो PT माइनस 1 डिवाइडेड बाय PT माइनस, तुम्हारा शेयर का प्राइस 100 रुपए का, सपोज 120 रुपए गया, तो तुमको बेनिफिट कितना हुआ 20 रुपए का, इन्वेस्टमेंट 100 की थे और डिविडेंड मिला 5 रुपए, तो ओवरऑल तुमको इनकम कितनी हुई 25/100, तो 25% का तुम्हारा ये रहेगा। एक तो शेयर का प्राइस भी बढ़ा है और डिविडेंड भी मिला है, तो दोनों मिलके ये निकला है। तो इक्विटी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 5 तरीके हैं। और भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं CAPM मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। अभी ये क्या होता है, इसके अंदर बोलता है कि बिजनेस जितना ज्यादा रिस्की उसके हिसाब से उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज RF प्लस बीटा इंटू द ब्रैकेट RM माइनस RF। यहां पे RF क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्क फ्री रिटर्न। ये जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट रहेगा, सपोज 5%, प्लस बीटा तुम्हारे बिजनेस की क्या रिस्क है, तुम कंपेयर करो कि तुम्हारे मार्केट से तुम्हारा बिजनेस कितना डबल रिस्की है, ट्रिपल रिस्की है, थोड़ा रिस्की है। तो क्वेश्चन में जनरली बीटा दिया रहता, सपोज बीटा दिया 2, तो 2। RM किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। RM किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्केट रिस्क, कि मार्केट कितना कमा रहा, मार्केट रिस्क नहीं सॉरी, मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न, कि मार्केट कितना कमा रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट कमा रहा है 8%, 8%, RF 5%, तो ये सब करके कितना आएगा 11%। तो अभी ये तुमको ध्यान देना है कि 8% और 5% क्या है। अगर रिस्क फ्री 5 है और मार्केट 8 कमा रहा, मतलब डिफरेंस 3% किस चीज के लिए है, एक रिस्क लेने के लिए, एक रिस्क, एक बीटा के लिए 3%, तो तुम्हारा बिजनेस डबल रिस्क है, तो 2, तो 6, 5 + 6 11। तो इस तरीके से तुम्हारा KE आया। तो तुमको KE निकालने के लिए 6 फॉर्मूले हैं, 1 और ये 5, ऐसा करके तुम KE निकाल सकते हो। KE के बाद तुमको KD हो गया, KP हो गया, KE हो गया, फिर आया कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन सबसे इजी है, क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। KD के अंदर इंटरेस्ट है और KT के अंदर इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि वो फेस वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट रेट इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, KT मिल जाएगा। फिर KT मिलने के बाद अपन आए KR की तरफ। KR एंड KE सेम रहते हैं, प्रोवाइडेड कि, अभी इसके अंदर थोड़े से कंफ्यूजन है KR KE को लेके। तो पहले तो चेक करो कि कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से KR KE सेम, पर शेयर होल्डर के एंगल से, शेयर होल्डर एंगल, तो KR इज इक्वल टू K इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। अभी ये कब यूज करना फॉर्मूला, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में दिया है कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट, अगर पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया तो ही ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। तो KR इज इक्वल टू K। और एक चीज है कि तुम्हारी इक्विटी कौन सी है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी इशूड, तो KR KE सेम। अगर फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू, तो KR इज नॉट इक्वल टू KE। क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेश इशू में कौन से कॉस्ट लगते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट लगते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से KR KE सेम नहीं रहते। अगर फ्रेश इशू कर रहे हो तो तुमको KR KE को सेम नहीं रख सकते, और फ्लोटेशन कॉस्ट तुमको इशू प्राइस में से माइनस करना पड़ता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो भी है वो इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हर टाइम फ्रेश इशू के टाइम। तो ये है कॉस्ट निकालने के तरीके। तो तुम्हारा क्वेश्चन कॉस्ट निकालने के ऊपर आने के चांसेस कम है, आ भी सकते,
पर आ गए तो वेरी गुड, नहीं आए तो मेन क्वेश्चन क्या आते हैं तुम्हारे, WACC के ऊपर आते हैं। WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज नथिंग बट डिस्क्रीट सीरीज अरिथमेटिकल मीन, जो fx जो तुम्हारा x बार होता है समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा वैल्यू एंड x है तुम्हारा कॉस्ट। तो तुमको एग्जाम में क्या करना पड़ता है, सोर्स कहां से है, उसका क्या कॉस्ट है, उसका क्या वैल्यू है, और वेटेड वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से तुमको करना पड़ता है, कॉस्ट इंटू वैल्यू आएगा, वेटेड वैल्यू, वैल्यू की टोटल, वेटेड वैल्यू की टोटल। तो सपोज ये है ए, ये है बी, तो तुमको केओ कैसा मिलेगा, ए बाय बी करके तुमको केओ मिल जाएगा। अभी इसके टाइम पे सोर्सेस रहेंगे तुम्हारे इक्विटी, रिटेन, प्रेफरेंस, डिबेंचर, टर्म लोन। तो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कॉस्ट को क्या बोलते हैं, के, रिटेन अर्निंग को के आर, केपी, केडी, केटी, और ये सब तुमने अब ऑलरेडी जो निकाला है वही लेना है। अब ये वैल्यू लेते समय दो चीजें हैं, एक तो तुम बुक वैल्यू एज अ वेट ले सकते, मार्केट वैल्यू एज अ वेट ले सकते। अगर बुक वैल्यू एज अ वेट बोला है क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिया है क्वेश्चन में वही कॉपी पेस्ट मार देने का, कोई टेंशन नहीं है। अगर अगर तुमको मार्केट वैल्यू एज अ वेट बोला है, मार्केट वैल्यू एज वेट्स, मार्केट वैल्यू एज अ वेट्स बोला है, तो तुमको केई क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है उससे, के आर कितना लेना पड़ेगा, 0, ये एक्सीडेंटल एरिया है। वो मार्केट वैल्यू एज अ वेट बोलते ही के आर 0, दो रीजन है, एक उसको बेच नहीं सकते, या फिर इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग का वैल्यू इंक्लूडेड है, इसके वजह से अपन इसको 0 वेट लेते हैं। केपी, यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आज के तारीख में क्या प्राइस है, प्राइस। अभी वो तुम कौन सा निकाल रहे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग के टाइम माइनस नहीं करना, अगर एडिशनल कर रहे तो माइनस करना चाहिए। केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्राइस। टर्म लोन बुक वैल्यू हो या मार्केट वैल्यू हो, चेंज नहीं रहता, एग्जैक्ट सेम होता है, मल्टीप्लाई करो तुमको केओ मिल जाएगा। तो केओ निकालने के दो तरीके, क्वेश्चन ने अगर एग्जाम के अंदर WACC बोला निकालने को, पर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, तो तुम फ्रीडम में है, तुम बुक वैल्यू लेके खत्म करो, आगो मस्ती मत करो, मार्केट वैल्यू में जाके बुक वैल्यू से करो, और बुक वैल्यू करते समय ऊपर हेडिंग दे दो कि WACC एज पर बुक वैल्यू एज अ वेट्स, ऐसा लिख के देना पड़ेगा। इसमें और एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल WACC, मार्जिनल मतलब एडिशनल, WACC मतलब फिलहाल जो बिजनेस में जो कैपिटल है, सपोज फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले WACC का आंसर आया 14%, इस 14% का मतलब ये है कि बिजनेस में जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर बिजनेस को 14% कमाना पड़ेगा। 14% अगर कमाए तो सभी जो है केपी, केडी, केई, केटी, के आर सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 से अगर आज ज्यादा बिजनेस कमाएगा अच्छी बात, 14 से कम कमाएगा प्रॉब्लम। बट मार्जिनल WACC क्या होता है, मार्जिनल WACC मतलब जो बिजनेस चल रहा है चलने दो, इस बिजनेस को तुम एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हो, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, तुम एडिशनल कैपिटल लाने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चन ने दिया रहता एडिशनल कैपिटल कितना है, 10 करोड़, 15 करोड़, जो भी है, पर इसके टाइम पे तुमको क्वेश्चन में ट्रिक रहेगी कि कितना इक्विटी में और कितना डेट में लाना है, एक रेशो दिया रहता 1:3, 1:1, 75:25, जो भी है। एग्जाम में अगर तुमको 3:1 दिया तो 10 करोड़ के हिसाब से 3:1 आता है 7.5 करोड़, 2.5 करोड़। तो फिर उसमें दिया रहता कि ये 7.5 करोड़ इक्विटी में रिटेन अर्निंग कितने और फ्रेश इशू कितना, ठीक है, फ्रेश इशू कितना। तो रिटेन अर्निंग सपोज दिए वाले तुमको 1 करोड़, तो ये ऑटोमेटिकली 6.5 करोड़ हो जाता है। और इसमें जनरली ऐसा बोला रहता है कि 1 करोड़ तक इतना रेट है, 1 करोड़ के बाद इतना रेट है, तो तुमको इसमें KT1, KT2 ऐसे दो दो रेट निकालने पड़ेंगे, और फिर तुमको KE निकालना है, KT1 निकालना है, KT2 निकालना है।
के आर ध्यान में रखना, ये के आर और ये के सेम नहीं रहेंगे क्योंकि ये फ्रेश इशू है। इसको के आर के लिए तुमको ओल्ड वाला के लेना पड़ेगा, ओल्ड के लेना पड़ेगा। फिर डब्ल्यूसीसी के फॉर्मेट में डालो, आंसर आ गया। अगर इसका आंसर आता है 15%, एट मार्जिनल डब्ल्यूसीसी का आंसर 15% आता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बिजनेस को ओल्ड कैपिटल पे 14% कमाना है और न्यू कैपिटल पे 15% कमाना है। तो कोई ये नहीं जरूरी कि पूरे बिजनेस को 15 कमाना है, जो नए 10 करोड़ आ रहे उसके ऊपर ही 15% कमाने की इच्छा है। एग्जाम के अंदर ये चैप्टर 10 मार्क को आएगा तुम्हारे, ठीक है? तो 10 मार्क के एक तो तुमको डब्ल्यूएसीसी पूछेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी दो कॉस्ट निकालने को पूछेंगे। अगर 5 मार्क को आया, 5 मार्क को क्वेश्चन आया तो बहुत इजी इजी पूछेंगे, ठीक है? जैसे कि अभी नवंबर 22 का मैंने बताया था कि केडी केपी के क्वेश्चन ने दे दिया था, सिर्फ केपी एंड केडी दो ही तो निकालने थे, दो कॉस्ट निकाल के फॉर्मेट में डाल के निकालना था। इसके मॉड्यूल के अंदर पढ़ो, कुछ हटके क्वेश्चन है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको मार्क करके दिए हैं, वाईटीएम मॉडल वाले, 12% 21 में तो आता है, ऐसे इलस्ट्रेशन है, हाँ 7 8 9 10 ऐसा कुछ तो इलस्ट्रेशन है, चेक करो। जो एडिशनल है हटके है, 1 डे बिफोर एग्जाम में ही तुम्हारे होने चाहिए, चलेगा? ओवरऑल बाकी इतने कॉन्सेप्ट, वी विल स्टॉप हियर।